नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट की कल बैठक हुई, जिसके बाद अजित पवार चर्चा में बने हुए हैं। विधानसभा चुनावों की घोषणा से पहले गुरुवार को यह आखिरी कैबिनेट बैठक थी। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजित पवार सिर्फ 10 मिनट के लिए बैठक में आए और रतन टाटा को श्रद्धांजलि देने के फौरन बाद चले गए। उनके जाने के बाद 2.5 घंटे तक चली बैठक में 38 फैसले लिए गए। महाराष्ट्र के एक अधिकारी ने कहा कि शायद ये पहली बार है कि अजित पवार ने इस तरह की कैबिनेट बैठक छोड़ी हो। सही वजह तो नहीं, लेकिन यह सामान्य है। पूरी बैठक के दौरान उनकी कुर्सी खाली थी। अंदरूनी सूत्रों ने कहा कि यह संभव है कि वो कुछ फैसलों से नाखुश थे और अंतिम समय में बिना पूर्व सूचना की कैबिनेट बैठक में बड़ी संख्या में जरूरी प्रस्ताव लाए गए थे। समाजवादी चिंतक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सियासी माहौल गर्मा गया है। जेपीएनआईसी में जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर माल्यार्पण करने से रोके जाने पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने शुक्रवार को नीतीश कुमार से केंद्र की मोदी सरकार से समर्थन वापस लेने का आग्रह किया। अखिलेश यादव ने कहा कि कई समाजवादी लोग सरकार में हैं और सरकार के चलने में मदद कर रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जयप्रकाश नारायण आंदोलन से उभरे हैं। ये नीतीश कुमार के लिए उस सरकार से समर्थन वापस लेने का मौका है जो किसी समाजवादी को जयप्रकाश नारायण को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करने की इजाजत नहीं दे रही है। बता दें, अखिलेश यादव को जेपी को श्रद्धांजलि देने से रोका जा रहा है। उनके घर के बाहर पुलिस लगा दी गई, बैरिकेडिंग लगा दी गई। कल रात अखिलेश को खबर मिली थी कि जेपी सेंटर के बाहर 8 फीट ऊंची चादर लगवाकर गेट बंद करवाया जा रहा है। टीन शेड से गेट को ढका जा रहा है। ये पता चलते ही अखिलेश देर रात ही जेपी सेंटर पहुंच गए थे। ऐसे में जब अखिलेश यादव अचानक गेट पर पहुंचे तो हड़कंप मच गया। बता दें, पिछली बार भी ऐसा हुआ था जब अखिलेश यादव दीवार कूदकर अंदर गए थे। यूपी सरकार ने अखिलेश के आवास के बाहर भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिया, बैरिकेडिंग लगा दी ताकि वो जेपीएनआईसी के कैंपस तक नहीं पहुंच सके। इसके बाद अखिलेश यादव अपने घर से बाहर निकले, जहां उनके कार्यकर्ता जेपी की प्रतिमा लेकर पहुंच गए थे। फिर अखिलेश यादव ने बीच सड़क पर ही जेपी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। इसके बाद अखिलेश यादव ने कहा कि ये जब भी बैरिकेडिंग हटाएंगे हम जेपीएनआईसी जाएंगे। ये कब तक हमें रोकेंगे? हम जेपी की जयंती मनाकर रहेंगे। अगर इन्होंने जेपीएनआईसी नहीं जाने का इंतजाम किया है तो हमने भी जेपी की जयंती मनाने का इंतजाम किया। अखिलेश यादव ने आगे कहा, ये विनाशकारी सरकार है। ये लोग जेपीएनआईसी को बेचना चाहते हैं। हम हर साल जेपी जयंती मनाएंगे। ये सरकार गूंगी बहरी सरकार है। ये सरकार समाजवादियों को जेपी जयंती नहीं मनाने दे रही है। आज नवमी है और ये लोग हमें त्योहार नहीं मनाने दे रहे हैं। बांग्लादेश में जागेश्वरी काली मंदिर से चोरी की घटना सामने आई है। इस घटना में मंदिर को भेंट किया गया एक मुकुट चोरी हुआ। इस मुकुट को पीएम मोदी ने साल 2021 में मंदिर को भेंट किया था। बांग्लादेश में भारतीय हाई कमीशन ने इस पूरी घटना पर अपनी आपत्ति जाहिर की। भारतीय हाई कमीशन ने कहा, हम इस घटना पर अपनी गंभीर चिंता व्यक्त करते हैं और बांग्लादेश की सरकार से ये अपील करते हैं कि जल्द से जल्द इस घटना की जाँच की जाए। साथ ही भेंट किए गए मुकुट को बरामद कर अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। बता दें, साल 2021 में पीएम मोदी ने बांग्लादेश की यात्रा के दौरान सातखीरा स्थित काली जागेश्वरी काली मंदिर को यह मुकुट भेंट किया था। भारत की ही तरह अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में भी बिजली का मुद्दा उठने लगा है। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार ट्रंप ने लोगों से बड़ा वादा किया है। ट्रंप ने कहा है कि अगर वो राष्ट्रपति बनते हैं तो 12 महीनों के भीतर ऊर्जा और बिजली की कीमतें आधी कर देंगे। इसके बाद केजरीवाल ने इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा है कि ट्रंप ने घोषणा की है कि वो बिजली की दरें आधी कर देंगे। मुफ्त की रेवड़ी अमेरिका पहुंची। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की स्थिति में मामूली सुधार हुआ है, लेकिन अब भी 105वें स्थान पर है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की 2024 में 127 देशों में पोषण से जुड़े कई मानकों का आकलन किया गया, जिसमें भारत 105वें नंबर पर है। पिछले साल 125 देशों में भारत 111वें स्थान पर था और उससे पहले 2022 में 121 देशों में से 107वें स्थान पर था। इस तरह कहा जा सकता है कि वर्ष 2024 में भारत की स्थिति पिछले 2 साल की तुलना में थोड़ी बेहतर है। हरियाणा चुनाव में अप्रत्याशित जीत के बाद पीएम मोदी की तरफ से कांग्रेस पर एक बड़ा हमला किया गया। पीएम मोदी ने 2 टूक बोल दिया है कि कांग्रेस समाज को बांटने का काम करती है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि हिंदू समाज को बांटने का और उन्हें लड़वाने का काम देश की सबसे पुरानी पार्टी लगातार कर रही है।
बड़ी बात यह है कि पीएम मोदी ने अपने संबोधन में यहाँ तक कह दिया कि कांग्रेस कभी भी मुस्लिम जातियों की बात नहीं करती है, उसका उद्देश्य सिर्फ हिंदुओं को बांटना है। आरएसएस नेता सुरेश भैयाजी जोशी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जातियां जन्म के आधार पर तय होती हैं। क्या कोई बता सकता है कि हरिद्वार किस जाति का है? क्या 12 ज्योतिर्लिंग किसी जाति के हैं? क्या देश के विभिन्न हिस्सों में 51 शक्तिपीठ किसी जाति के हैं? जो स्वयं को हिंदू मानते हैं और देश के सभी हिस्सों में रहते हैं, इन सभी को अपना मानते हैं, फिर विभाजन कहाँ है? जिस तरह राज्य की सीमाएं हमारे बीच कोई विभाजन नहीं पैदा कर सकती, उसी तरह जन्म पर आधारित चीजें भी हमें विभाजित नहीं कर सकती। कोई गलत धारणा है तो उसे बदलना चाहिए, कोई भ्रम है या व्यर्थ का अहंकार है तो उसे समाप्त करना चाहिए। इससे पहले आरएसएस चीफ मोहन भागवत भी हिंदुओं को नहीं बंटने को लेकर बयान दे चुके हैं। हालांकि जातियों के आधार पर भेदभाव होना सदियों से चला आ रहा है। कल ही खबर आई है कि उत्तर प्रदेश के बहराइच में 3 दलित लड़कों का उत्पीड़न किया गया। पुलिस का कहना है कि उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में 2 पोल्ट्री फार्म मालिकों ने कथित तौर पर 3 दलित लड़कों की पिटाई की, उनके सिर मुंडवा दिए, उनके चेहरे पर कालिख पोत दी और उन्हें पूरे गांव में घुमाया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA ने पश्चिम बंगाल में जूनियर डॉक्टरों की भूख हड़ताल को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक पत्र लिखा। IMA ने अपने पत्र में लिखा है, पश्चिम बंगाल के युवा डॉक्टरों को आमरण अनशन करते हुए 1 हफ्ते से भी ज्यादा वक्त बीत गया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन उनकी जायज मांगों का पूरी तरह से समर्थन करता है। IMA ने अपने पत्र में लिखा कि राज्य के जूनियर डॉक्टर आपके तत्काल ध्यान दिए जाने के हकदार हैं। पश्चिम बंगाल की सरकार इन डॉक्टरों की सभी मांगों को पूरा करने में सक्षम है। IMA ने कहा कि शांतिपूर्ण माहौल और सुरक्षा की मांग कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है, बल्कि ये जरूरी है। महादेव बैटिंग ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर को दुबई में गिरफ्तार कर लिया गया है। समाचार एजेंसी PTI और ANI के मुताबिक इंटरपोल ने सौरभ चंद्राकर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और फ्रॉड के मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। सौरभ चंद्राकर और महादेव ऐप के एक और प्रमोटर रवि उप्पल को पिछले साल भी दुबई में हिरासत में लिया गया था। ED ने उन दोनों के ही खिलाफ रेड नोटिस जारी करने का अनुरोध किया। छत्तीसगढ़ के भिलाई शहर के रहने वाले सौरभ पर अपने एक साथी रवि उप्पल के साथ महादेव गेमिंग बेटिंग नामक ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप का दुबई से संचालन करने का आरोप है। ऐप का सालाना कारोबार 20,000 करोड़ से अधिक का बताया जाता है। महादेव बैटिंग ऐप को शुरू करने से पहले सौरभ चंद्राकर भिलाई में ही एक जूस की दुकान चलाते थे। लेबनान की राजधानी बेरूत के पास स्थित यमन के हूती लड़ाकों का कहना है कि उन्होंने रॉकेटों और मिसाइलों के जरिए 2 जहाजों को निशाना बनाया है। जिन 2 जहाजों को हूती लड़ाकों ने निशाना बनाया है, उनमें से एक जहाज की पहचान अमेरिका के ऑयल टैंकर के तौर पर की गई है। इसका नाम ओलंपिक स्पिरिट है। जिस वक्त हूती लड़ाकों ने अमेरिकी जहाज ओलंपिक स्पिरिट को निशाना बनाया, उस वक्त वो लाल सागर में तैनात था। वहीं दूसरा जहाज सेंट जॉन था, जिसे हूती लड़ाकों ने हिंद महासागर में अपना निशाना बनाया। नवंबर 2023 से अभी तक हूती लड़ाकों ने कुल 100 जहाजों को अपना निशाना बनाया है। इनमें से 2 जहाज डूब भी गए। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने पेंसिल्वेनिया के पिट्सबर्ग में लोगों से डेमोक्रेटिक पार्टी की राष्ट्रपति उम्मीदवार कमला हैरिस के लिए वोट करने की अपील की। बराक ओबामा ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि बाहर निकलें और कमला हैरिस के लिए वोट करें। साथ ही ओबामा ने यह भी कहा कि रिपब्लिकन उम्मीदवार ट्रंप और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस के बीच कड़ा मुकाबला होने वाला है। बराक ओबामा ने कमला हैरिस के लिए प्रचार करते हुए ट्रंप को निशाने पर भी लिया। उन्होंने जीत के लिए जरूरी राज्य पेंसिल्वेनिया में जोरदार प्रदर्शन किया। ओबामा ने ब्लैक पुरुष वोटर्स को भी डेमोक्रेट हैरिस का समर्थन करने में झिझक के लिए फटकार लगाई, क्योंकि वो एक महिला को राष्ट्रपति बनाने के विचार को महसूस नहीं कर रहे हैं। ओबामा ने भीड़ से कहा, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि कोई ये क्यों सोचेगा कि ट्रंप चीजों में बड़ा बदलाव लेकर आ जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि आपको लगता है कि ट्रंप ने कभी डायपर बदला है? फिर जैसे ही भीड़ ने ट्रंप का मजाक उड़ाया, ओबामा ने कहा, मजाक नहीं। पाकिस्तान में बलूचिस्तान के दुक्की जिले में एक अज्ञात हमलावर ने 20 लोगों की हत्या कर दी। अज्ञात हमलावर ने खदान में काम करने वाले मजदूरों पर हमला किया। इसमें 7 मजदूर घायल भी हुए। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक ये हमला गुरुवार की देर रात दुक्की पुलिस थाना इलाके में किया गया। खदान मजदूरों पर गोलीबारी की घटना दुक्की शहर से लगभग 8 किलोमीटर दूर खैर मोहम्मद नासिर इलाके में हुई। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।